हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र सिंह और आपका यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट पर और सबसे पहले इस पर बात की जाएगी ग्रामर पर। आपके ग्रामर में 4 टॉपिक हैं: टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, क्लॉजेस और नरेशन। 4 टॉपिक्स ग्रामर के आपके सब्जेक्ट में हैं। इन 4 टॉपिक से पूरी इंग्लिश निर्भर करती है। इंग्लिश के अंदर और भी ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं, जैसे आर्टिकल हैं, प्रीपोजिशन हैं, एडजेक्टिव हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो इन सब से मिलके एक पूर्ण रूप से एक इंग्लिश सब्जेक्ट बनता है। इंग्लिश सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट की नॉलेज होना आवश्यक है। अल्फ़ाबेट की नॉलेज में अपन बात करें कि वोवल और कॉन्सोनेंट को जानना भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। हम सबसे पहले देखते हैं कि वोवल और कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं। वोवल, अगर हम बात करें वोवल तो हिंदी में स्वर, जिसे अपन स्वर कहते हैं, और कॉन्सोनेंट जिसको अपन इंग्लिश में व्यंजन कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट अपन चलते हैं वोवल। वोवल हिंदी में बात करी जाए तो स्वर। आपको पता है, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको पता होगा कि स्वर कितने होते हैं। हिंदी में स्वर अलग होते हैं और इंग्लिश में स्वरों की संख्या अलग होती है। तो इंग्लिश में अगर स्वरों की बात की जाए तो इंग्लिश में स्वर 5 प्रकार के होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 प्रकार के स्वर होते हैं। इन स्वर और व्यंजनों से मिलके फोनेटिक्स बनते हैं, जिनको अपन प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए स्वर और व्यंजनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब स्वर 5 प्रकार के होते हैं और बाकी जो 21 लेटर बचे वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 21। तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। तो इंग्लिश में एक होता है वोवल, सेकंड होता है कॉन्सोनेंट्स। स्वर 5 प्रकार के होते हैं: ए, ई, आई, ओ, यू। और सेकंड होता है कॉन्सोनेंट, जो कि 21 प्रकार के होते हैं। जो बचे हुए वर्ड हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं तो अपन सबसे पहले देखते हैं टेंस को। टेंस से अपन वाक्य बनाना सीखते हैं और वाक्य बनाने से इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है, तो टेंस, टेंस क्या होता है? सबसे पहले बात आती है टेंस। इंग्लिश में छोटी क्लासों से ही टेंस के बारे में पढ़ाया जाता है कि टेंस का अर्थ होता है काल या समय। टेंस मीन्स काल या समय। कार्य कब चल रहा है, इस चीज को समझने या दर्शाने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टेंस। अब टेंस मुख्य रूप से देखा जाए तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं।
उन 3 प्रकारों की अपन यहाँ पर बात करेंगे। काल या समय के 3 भाग होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो समय वर्तमान में चल रहा है, ऐसे कार्यों के बात करने के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल सबसे ज्यादा जो इंग्लिश में यूज आता है वो टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, क्योंकि ये वर्तमान में हो रही घटनाओं या वर्तमान में हो रहे कार्यों का विवरण अगर देना हो तो प्रेजेंट टेंस में ही दिया जाता है। सेकंड टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस वो टेंस जिसमें कार्य हो चुका होता है। जो कार्य पहले ही हो गया उसे अपन पास्ट टेंस में रखेंगे। इसमें अपन जो स्टोरी होती है, स्टोरी रिटर्न या स्टोरी राइटिंग, उसको अपन पास्ट टेंस में ही बनाते हैं, क्योंकि कहानियाँ पूर्व में किसी भी चीज़ को काल्पनिक रूप से या पौराणिक कथाओं के अनुसार जो कहानियाँ बनाई जाती हैं, अब जो चीज़ें पहले हो चुकी उनको अपन पास्ट टेंस में बात करते हैं। पास्ट टेंस का अर्थ है भूतकाल। पास्ट टेंस भूतकाल, ऐसा कार्य जो हो चुका। अब एक और टेंस होता है, वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस वो टेंस जिसमें कार्य आने वाले समय में किया जाएगा, ऐसे एक संभावना व्यक्त की जाती है कि ऐसा कार्य आने वाले समय में हो सकता है या किया जा सकता है, या कोई योजना बनाते हैं अपन कि 2022 में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ऐसा काम जो भविष्य के लिए योजना बनाई जाती है जिस कार्य के लिए, तो फ्यूचर टेंस में भविष्य काल। भविष्य काल। तो अपन ने जाना कि टेंस का अर्थ होता है काल या समय। फिर अपन ने देखा कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो टेंस के मुख्य रूप से या मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो टेंस जिसमें कार्य वर्तमान में चल रहा है या जारी है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड पास्ट टेंस की। तो वो कार्य जो भूतकाल में हो चुका, जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका, उसे कहते हैं पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो इसमें कार्य आने वाले समय में किया जाएगा, ऐसा दर्शाया जाता है। अब अपन बात करें प्रेजेंट टेंस की। तो इसकी जो हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेट किया जाते हैं वाक्य, तो हिंदी में इसकी जो पहचान होती है, वो पहचान भी वाक्य को जब पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा मालूम होता है कि वो कार्य वर्तमान में चल रहा है। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसों के भी 4-4 पार्ट होते हैं, सब टॉपिक होते हैं। उनमें अलग अलग प्रकार से देखा जाता है कि इनडेफिनेट टेंस अनिश्चित काल, सेकंड होता है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जो लगातार या निरंतर चल रहा है, तीसरा होता है परफेक्ट जो पूर्ण हो चुका, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस आसक्त पूर्ण। इस प्रकार से 4 सब टाइटल या सब टॉपिक होते हैं। फिर पास्ट टेंस के भी उसी प्रकार से 4 भाग होते हैं। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें अपन हिंदी में अगर पहचान देखी जाए तो ता है, ती है, ते है होता है। सेकंड आता है कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। फिर थर्ड होता है परफेक्ट। इसमें वाक्यों की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। और फिर आता है लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसमें भी पहचान कंटिन्यूस की ही रहेगी, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन उसमें निश्चित या अनिश्चित समय का बोध होता है, सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे पूर्ण आसक्त कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। इनकी हिंदी में पहचान भी अलग होती है। फिर इन पे अगर देखा जाए कि इनकी वर्ब्स पर अगर बात की जाए तो वर्ब्स भी अलग अलग टेंस में अलग अलग उपयोग में ली जाती हैं। अब सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, इस टेंस में भावनाएं या यूनिवर्सल ट्रुथ उस पर भी बात की जाती है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, तो ये एक फिक्स है कि सूर्य पूर्व में ही उगता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य दक्षिण में उग जाएगा। तो एक यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक सत्य है वो वही रहेगा। ऐसे वाक्यों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ पर बात की जाती है या यूनिवर्सल ट्रुथ के वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसमें अलग चीज़ों की धारणा होती है। इनमें फिर एडवर्ब्स का भी यूज किया जाता है। एडवर्ब्स या उनका जो मुख्य रूप से कार्य हैं वह करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में उनका प्रयोग किया जाता है। जब अपन टेंस पढ़ लेते हैं या टेंसों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में भी अपन जान जाते हैं या उनको भी अपन समझ जाते हैं। प्रत्येक टेंस में अलग अलग एडवर्ब्स होती हैं। उन एडवर्ब्स के माध्यम से टेंसों का पता लगता है कि कौन से में कौन सा टेंस आएगा, कौन सी वर्ब आएगी। इस प्रकार अपन उनकी पहचान करते हैं। अब अगर इंग्लिश में बात की जाए टेंस के साथ ही तो वो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने के बाद टेंस में और भी सुगमता से अपन वाक्यों को बना सकते हैं कि टेंस में कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। इस प्रकार से अपन उसको पहचान सकते हैं। वर्ब से 2 प्रकार की होती हैं। जैसे एक होती है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया जो 5 प्रकार की होती हैं। मेन वर्ब से ही कार्य का होने का पता लगता है और हेल्पिंग वर्ब उसके सहायता करती है, इसलिए उसे सहायक क्रिया कहते हैं। प्रत्येक टेंस में हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती हैं। उसी प्रकार से मेन वर्ब का भी अलग अलग यूज किया जाता है। किसी में प्रेजेंट, किसी में पास्ट, किसी में फ्यूचर, किसी में पास्ट पार्टिसिपल, किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिफ्थ होती है वर्ब की फिफ्थ वर्ब जिसमें एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मेन वर्ब्स के 5 प्रकार होते हैं। उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब भी अलग अलग उपयोग में लाई जाती है। उसका बात करें कर्ता की तो कर्ता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगुलर
सिंगुलर सब्जेक्ट। फर्स्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता। फिर सेकंड होता है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता। इस प्रकार से टेंस में जब अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और सेकंड है प्लूरल सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अलग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें मेन वर्ब भी अलग आती है और हेल्पिंग वर्ब भी अलग आती है। उसी प्रकार से बात करते हैं वर्ब्स की। जैसे एक वाक्य है कि मैं विद्यालय जाता हूं। मैं विद्यालय जाता हूं, ये एक हिंदी में वाक्य है। जब अब हम इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो मुख्य रूप से वाक्य में तीन चीजों को देखा जाता है। एक है सब्जेक्ट, सेकंड है वर्ब और थर्ड है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, इन तीन चीजों को देखा जाता है वाक्य में। तो जब इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि इसमें कर्ता कौन है। तो इसमें कर्ता है कि मैं विद्यालय जाता हूं। विद्यालय कौन जाता है? मैं विद्यालय जाता हूं। तो इसमें बात की जा रही है स्वयं के लिए। तो मैं, ये इसमें क्या है? सब्जेक्ट। विद्यालय जाता हूं। तो जब सब्जेक्ट का पता लग गया कि इसमें मैं सब्जेक्ट है तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट कर देते हैं आई। आई मानी मैं। अब सब्जेक्ट अपन यहां पे लिख दिया तो उसके बाद बात करते हैं वर्ब की। तो इसमें क्रिया क्या है? विद्यालय एक स्थान का नाम है और जाता हूं ये एक क्रिया है। इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें जाने का कार्य हो रहा है कि मैं कहां पर जाता हूं? विद्यालय जाता हूं। तो गो, इसका इंग्लिश में मीनिंग होती है गो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से टेंस में है, ये वाक्य कौन से टेंस में है। तो ये ता हूं, ती है, ते है, ऐसे जो हिंदी में वाक्य होते हैं, वाक्य के अंत में ये जो उनकी पहचान होती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आई को हमेशा पास्ट कंटिन्यूस के अलावा प्लूरल ही माना जाता है। जब इसको प्लूरल माना जाता है तो आई जाता हूं, गो के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि आई को प्लूरल ही माना गया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस को छोड़ करके। तो आई गो, मैं जाता हूं, कहाँ जाता हूं? विद्यालय।
तो आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। इस प्रकार से इस वाक्य को जब बनाया तो इसकी इंग्लिश हुई कि आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। कौन से टेंस में बना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वाक्य बना। इसी प्रकार से अपन सभी टेंसों की हिंदी में पहचान भी अलग अलग होती है और उनमें वर्ब्स, ये मेन वर्ब्स, इसका भी प्रयोग अलग अलग किया जाता है और किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक टेंस की अलग अलग पहचान होती है। इसी प्रकार से एक और वाक्य देखते हैं। तो वो है हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो टेंस की पहचान तो ता है ती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो पता लग गया कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब जब अपन इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो हमको इंग्लिश में वी खेलना, प्ले, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, कि हम क्रिकेट खेलते हैं। तो वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचन कर्ता होता है, तो उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए प्ले के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए अपने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रख दी प्ले। तो वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। इसी प्रकार से और वाक्य देखते हैं। वह कोटा से आता है। वह कोटा से आता है। अब वह, जब अपन इस हिंदी वाक्य की इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वह को इंग्लिश में बनाएंगे कि ही मानी वह। अब ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, एक वचन करता है। तो इसके बाद अपन देखेंगे कि फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न पे अपन इस पे काम करेंगे। तो ही, फिर देखेंगे कि वर्ब कौन सी है, आता है। तो कम मानी आना। अब ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करते हैं तो एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो ईएस का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा क्योंकि ई पहले से ही है, तो यहाँ पे अपन एस लगा देंगे। तो ही कम्स, तो वह आता है। कहाँ से आता है? कोटा से। तो ही कम्स फ्रॉम कोटा। फ्रॉम किस लिए आया? इस से को दर्शाने के लिए, फ्रॉम कोटा। तो इसका ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ये वाक्य अपन ने। इसी प्रकार से जब एक वचन करता होता है तो एस या ईएस, और बहुवचन करता होता है तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।